अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की जो दो तरफा जंग है इंडिया और अफगानिस्तान से, इकोनॉमी तबाह है, खाने को पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन तबाह है। जंग चल रही है बलूचिस्तान केपी में। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान से भी एक तरह की जंग छेड़ी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे प्रेशर डाल रहा था कि आप लोग फतवा दें कि पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी जो हमले कर रही है वो हराम है और वगैरह वगैरह, जिसके जवाब में अभी अफगानिस्तान की एक रिलीजियस स्कॉलर्स और पॉलिटिकल लीडर्स की एक काउंसिल बैठी और उसने डिक्लेयर किया है कि जो भी अफगानिस्तान के ऊपर हमला करेगा या जो भी अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जिहाद फ़र्ज है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। और जो भी अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर जिहाद फ़र्ज है। जो भी हमारे मुल्क पे हमला करेगा, जो भी हमारे मुल्क के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, इस्लामिक कानून के तहत हमारे पास ये राइट है कि हम उसका कचूमर निकाल दें। और यह है कि डिफेंस हमारी रिलीजियस ड्यूटी है और अफगानियों को सबको मिल के अपने देश का दिफा करना होगा। पाकिस्तान इसका ये मतलब लेने लगा कि अफगानिस्तान ने फतवा दिया है कि कोई भी पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म करेगा उसको, अफगानिस्तान ने कहीं ऐसा कोई वो नहीं कहा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने काबुल में एक गैदरिंग में कहा है कि अफगानिस्तान की लीडरशिप है ना, उसने फैसला किया है कि हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमारी ज़मीन के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसका हम जवाब देने का पूरा इख्तियार रखते हैं। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें रशिया, चाइना और इंडिया भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान इस पे भी तपा हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, एक्चुअली पाकिस्तान की जंग अपने पाकिस्तानी पठानों से शुरू हो गई है। देखें, ये पठान है, इन्होंने अभी कुर्रम एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने पाकिस्तान के आर्मर्ड टैंक्स को कब्ज़ा में ले लिया और उनको बाद में आग लगा दी। ये भी कहा टीटीपी ने कि हमने पाकिस्तान के 14 फौजियों को पकड़ के उनका कत्ल भी किया है। ये पाकिस्तान ने अपने ही पश्तूनों के ऊपर जंग शुरू की हुई है ना, वो पाकिस्तान को ले डूबेगी। और यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो DGISPR को मेरा जवाब है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने पूरी कौम को कुत्ता बना दिया है। सबसे पहले आपको याद है कि कुत्ता बना के किसको उतारा गया था? जनरल अयूब खान को। उसके बाद कुत्ता बना के जलील किया गया जिसको यहिया खान, मरने के बाद उसकी कब्र तक नहीं खोदी गई थी। उसके बाद जो ज़ियाउल हक की मौत हुई है वो भी कुत्ते की मौत मरा है। उसके बाद आज ये मुशर्रफ को वो बीमारी लगी जो कुत्ते से भी बदतर है। तो कुत्ते तो शुरू से चले आते आ रहे हैं। आपने पब्लिक को कुत्ता कहा है, आपने 4.5 करोड़ पख्तूनों के नुमाइंदा को कुत्ता कहा है। शेम ऑन यू DGISPR, डूब के मर जाओ। और ये जो तुमने जो काम किया है ना, ये DGISPR के काबिल नहीं हो। गली का कोई गुंडा है जो बोल रहा था इस वक्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपका नाम खत्म हो जाएगा। आपके सारे कुत्ते जो उनको कब्रों से निकाल कर उल्टा लटकाया जाएगा। इमरान खान का नाम जिंदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अब जैसे ये ज़ियाउर रहमान थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI अमेरिका, उन्होंने साफ बताया कि कौन कुत्ता है और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने कड़क जवाब दिया। तो अजीज दोस्तों, एक तरफ तो हो गया अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत। अब ये वसीम अल्ताफ भाई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं। है कि आपने कहा जी कि इंडिया ये करता रहा है, वो करता रहा है। देखिए, उन्होंने तो बहुत इनिशिएटिव लिए। वाजपेयी
लाहौर आ गए, यहाँ पे आके जनाब मीनार पाकिस्तान पे वो गए और आपने जो है वो कारगिल कर दिया। मोदी लाहौर आए, अपना इन लोगों ने जो पॉलिटिकल इनकी स्टेक्स थी वो बड़ी हाई थी, और हमने पठानकोट कर दिया, और उससे पहले वो शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में थे तो हमने वो मुंबई कर दिया। हाफिज सईद कौन है आप जानते हैं ना, वो कौन है, वो क्या करता रहा है? यूएन ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और मसूद अजहर जो है वो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको के दुनिया टेररिस्ट कहती है, इंडिया की तो बात ही नहीं। उन्होंने साफ बताया कि जब भी भारत ने ऑनेस्टली पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने छुरा घोंपा है पीठ में। और ये एक हकीकत है, ख़ास तौर पे मैं उन इंडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, आप जो कहते हैं ना कि हमें पाकिस्तान को क्यों टारगेट करते हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं, ये वो, तो देखें एक लिमिट होती है। फिर कुछ ऐसे अमन की आशा वाले पिपोड़ी लेके आते हैं कि खेल को और शोबिस को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। भाई 2008 में जो 26/11 हुआ था मुंबई पे, उस वक्त मुंबई में पाकिस्तान के कितने फनकार थे? राहत फतेह अली खान, जावेद शेख, पता नहीं कौन कौन वहाँ पे अपने माल बना रहा था। उस वक्त आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा खेल रहे थे, पहली आईपीएल में, पहला जो सेशन हुआ था। तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने तो 26/11 किया। अब ये बात तो ढकी छुपी है नहीं कि वो 10 टेररिस्ट कहाँ से आए थे। वाजपेयी साहब जब जाते हैं मतलब पाकिस्तान जाते हैं, वाघा क्रॉस करके अमन की बस लेके, तो नतीजा कारगिल नहीं मिला। मोदी जी जब लाहौर आते हैं नवाज शरीफ की दावत पे, तो क्या नतीजा निकला? अब आप ये देख लें, ये बाकायदा लश्कर तैयबा के टेररिस्ट, 10,000 टेररिस्ट इनके लूज हो चुके हैं। ये अपनी एक मीटिंग में बुला रहे थे, पाक पतन पंजाब में इनकी ये मीटिंग थी। तो क्या FATF और बाकी जो दुनिया है वो आंखें बंद करके बैठी है? फिर ये एक देख लें आप, ये तकरीब हो रही थी इनाम की लश्कर तैयबा और टेररिस्ट ग्रुपों की। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। जब अपना हदफ हो हिंदुस्तान तो अकेला मुंबई कुछ भी नहीं। तेरे गंगा में खून बहेगा, यमुना को लहू से भर दे। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। जब अपना हदफ हो हिंदुस्तान तो अकेला मुंबई कुछ भी नहीं। तेरे गंगा में खून बहेगा, यमुना को लहू से भर दे। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुंबई भी हो गया, दिल्ली भी हो गया, आगरा भी होगा और बहुत कुछ होगा। खुल के ये लोग सामने आए हैं और गज़वा-ए हिंद की ये बात करते हैं। लश्कर तैयबा का ये जो टेररिस्ट है अब्दुल रऊफ, इसने खुद कहा है कि कश्मीर की स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई है, और यह है कि कश्मीर को हम और ज़्यादा हिट करेंगे, बहुत ज़्यादा अभी तो बाकी है। अमीर मक्की साहब, अब्दुल रहमान मक्की, लश्कर तैयबा का को फाउंडर हाफिज सईद के साथ, ने कहा है कि हम दिल्ली फतह करेंगे और ये हो के रहेगा, गज़वा-ए हिंद हो के रहेगा। 6 मंथ के अंदर अंदर हम 6 महीने पहले हमने इंडिया को शिकस्त दी थी और अभी हम बहुत आगे तक जाएंगे। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक।
انشاءاللہ کشمیر کیا ساری دنیا میں اسلام آئے گا. آج بھی کشمیر کی تحریک ویسے کی ویسے جیسے پہلے تھی، اس سے زیادہ مضبوط، اس سے بڑی خبریں میرے پاس ہیں. انشاءاللہ امیر مکی صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے تھے پتوں کی میں رحمت اللہ علیہ کہ ہم دہلی کو دلہن بنائیں گے. یہ ہو کے رہے گا. غزوہ اس ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کے آئیں گے. یہ وہ سیاست ہے جس کی دعوت لے کے ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. ہم جیتی ہوئی قوم ہے. وہ امیر صاحب ایک بات کہتے ہیں، متحد قوم فاتح پاکستان. ایسے ہی ہے، قوم متحد ہو جائے گی، پاکستان فاتح ہوگا. آج سے 8 مہینے پہلے ہندوستان کا منظر اور تھا. آج 6 مہینے پہلے، یہ 10 مئی ہوا، آج ہندوستان کا منظر اور ہے. ہم منتشر تھے، متحد ہو گئے. وہ متحد تھے، منتشر ہو گئے. کل جہاز گریا جائے، پوچھ لے ہو جائے ہندوستان میں ڈگا کیوں. اور انشاءاللہ 50 سال تک ہندوستان کی جرت نہیں ہے وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. انشاءاللہ اتنا مارا ان کی نسلیں یاد کریں گی. یہ رافیل شافیل تو کچھ نہیں، S-400 تو کچھ نہیں. ان کے ڈرون بھی گئے، ان کی ٹیکنالوجی بھی گئی. ان کی ایئر فورس کی جرت نہیں کہ کبھی فضا میں آ سکے. یہ اللہ نے آپ کے ملک کو توفیق عطا فرمائی. 58 اسلامی ملکوں میں ایک اسلامی دفاعی ملک ہے اور ایٹمی پاکستان ہے اور کوئی نہیں. تو یہ جب سب چیزیں آتی ہیں سامنے تو پھر ہمارے ذہن میں سوال پاکستانیوں سے یا اس سے شکوہ نہیں ہے، شکوہ ان انڈین سے ہے جو امن کی آشا کی پوڑی بجاتے ہیں. پولیٹکس نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. لشکر طیبہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان سے بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں. قاری یعقوب شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد یعقوب شیخ، چیئرمین رابطہ علماء و مشائخ پاکستان، جوائنٹ سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ، آج ایک اہم قومی ایشو کے اوپر آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. چیف آف آرمی سٹاف محترم جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے ملکی صورتحال اور اس کے دفاع کے حوالے سے جس طرح علماء کرام اور مشائخ اعظام کو اکٹھا کیا اور ان کو اعتماد میں لیا، ہم اس کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے. اور کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جس حد تک بھی جا سکتا ہے وہ چلا جائے. ناظرین اکرام، جنرل عاصم منیر صاحب نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے یہ بڑا ہی مستحسن ہے. اس سے علماء کے طبقے میں اعتماد، عزت کی فضا پیدا ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے افغانستان کے علماء اور عمائدین نے مل کر جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ اقدام بھی بڑا ہی مستحسن ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اگر افغان حکومت، افغان طالبان پاکستان کو مکمل طور پر یہ اعتماد دیں کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف جو کہ حافظ سعید کا رائٹ ہینڈ مین ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم افغانستان سدھر جائے ورنہ ہم افغانستان کو جواب دینا جانتے ہیں. اتنی ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پاکستان نہیں سدھرے گا اور آپ کو پاکستان کو یہ ہے کہ جواب دینا پڑے گا، کرارا جواب دینا پڑے گا. افغانستان اور بھارت بھول جائیں کہ کوئی اور دیش آئے گا ان کی مدد کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکیلا بھارت کافی ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کچھ دن بھی جنگ کو جاری رکھ سکے. اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ بھارت اگر پاکستان کے اوپر ایک فیصلہ کن ڈیسیزو اٹیک کرتا ہے نا، تو یہ دنیا پہ احسان ہوگا بھارت کا. کہ ضروری ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ
पाकिस्तान का मामला साफ किया जाए। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की फैक्ट्रियां हैं। देखें, ये अभी जितने मैंने आपको मौलवियों की बातें बताई, ये सब अहले हदीस और देवबंदी हैं। अभी तो बरेलवी टेररिस्ट जो इन्होंने इंडिया की तरफ मोड़ने थे, वो कामयाब नहीं हो सके। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में जो इनका स्लीपर सेल्स और इनका नेटवर्क है ना, वो ज़्यादा बरेलवी हैं। जो इन देवबंदी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आलाकार बने हैं, वो देवबंदी नहीं है, वो ज़्यादातर बरेलवी हैं। पाकिस्तान के जो बरेलवी इन्होंने लब्बैक बनाई थी, वो इरादा यही था कि लोकल पॉलिटिक्स में इमरान खान, पहले नवाज शरीफ को काउंटर करने के लिए, फिर इमरान खान को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब वो उनके हाथ से निकल गए। प्लान उनका यही था कि इनको भी भारत, कश्मीर और इधर उधर भेजा जाएगा, और ख़ास तौर पे ये पंजाबी हैं तो पंजाब में भेजा जाएगा, और सिख के रूप में और इस तरह, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। आप ये देखें कि अभी ये दो भाई जो लब्बैक के हैं, अनस और साद रिजवी, ये गायब हैं, 2.5 महीने हो गए। लब्बैक कितनी बड़ी दहशत थी, चुपचाप बैठी है। आज पाकिस्तान में एक कोर्ट ने एक लब्बैक के लीडर को 10 साल की कैद सुनाई है, क्योंकि उसने काजी ईसा फाइज, जो उस वक्त चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ कुछ एक काम किए थे, कुछ उसने कत्ल का मंसूबा बनाया था या क्या था, उसको 10 साल की सज़ा हुई। अब अपने ही क्रिएटेड टेररिस्ट 2 भाई गायब हैं, जो दहशत की अलामत बने हुए थे, जिंदा हैं, मर गए, किसी को नहीं पता। और ये देखें, पंजाब ने इनके लब्बैक के 92 बैंक अकाउंट बंद किए हैं, जिसमें 23 अरब रुपए थे। आप मुझे ये बताएं कि ये 23 अरब रुपए कहाँ से आ गए? गवर्नमेंट सो तो नहीं रही थी, गवर्नमेंट को तो बच्चे बच्चे का पता है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा नेटवर्क है। अब ये देखें कि पाकिस्तान है ना, इजराइल का बनाया हुआ इन्वेजिव स्पाईवेयर यूज़ कर रही है अपने लोगों की जासूसी के लिए, और ये इजराइल की कंपनी ने बनाया था। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बता रहा है कि ये प्योर ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं, क्योंकि इजराइल की कंपनी का ये स्पाईवेयर है ना, ये ह्यूमन राइट्स, बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बेसिक सिविल फ्रीडम के खिलाफ है। तो पाकिस्तान को बच्चे बच्चे का पता है, और ये नहीं पता चला कि 23 अरब रुपया लब्बैक ने जमा किए, और ये 23 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने ही इनको दिए हैं, सरकार ने नहीं दिए हैं। तो अजीज दोस्तों, कहानी बड़ी टेढ़ी है। ये लब्बैक बनाने से पहले इन्होंने कराची में एमक्यूएम का तोड़ करने के लिए एमक्यूएम के ही कुछ सेक्टर इंचार्ज को तोड़ के इन्होंने एक सुन्नी तहरीक बनाई थी कि शायद मज़हब का तड़का दे के मुहाजिरों में से एमक्यूएम के ही सेक्टर इंचार्ज के ज़रिए सरवत इजाज कादरी और 2-3 और थे कि हम शायद एमक्यूएम का रिप्लेसमेंट तैयार कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सके। सुन्नी तहरीक इलेक्शनों में भी आई, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। अब उस सुन्नी तहरीक के ऊपर भी, क्योंकि हैं तो वो गुंडे मवाली, तो कराची में जैसे लियारी गैंग वॉर एक्सटॉर्शन करती थी, ये भी एक्सटॉर्शन करते हैं। तो अब नाजमाबाद कराची में जो इनका हेड ऑफिस है कादरी हाउस, उस पर CIA का छापा पड़ा और 12 लोगों को गिरफ्तार करके ले गए, और इनके ऊपर इनके पास से छोटे बड़े हथियार निकले, कई गोलियों के मैगजीन निकले, और इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का इल्ज़ाम है। तो मौलवी जो पाकिस्तान आर्मी की टेररिज्म का सबसे बड़ा हथियार है, वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.